Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Mahnoor. Today our topic of discussion is quality assurance and quality control. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिस पे स्टूडेंट्स इतना फोकस नहीं करते और गौर नहीं करते और इसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये अक्सर पेपर्स में आ जाता है। और ये लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था इस पर। तो इसको आप लोग जो है वो सीरियसली इस टॉपिक को लें और इसको लाजमी आप लोगों ने करना है, ठीक है, ख़ास तौर पे केमिकल पैथोलॉजी में। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी असेसमेंट, QA क्या है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो कि एक्यूरेसी देखता है तमाम टेस्ट के रिज़ल्ट्स की, ठीक है। ये क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। इसमें आप लोगों ने 3 चीज़ें लाजमी याद रखनी हैं कि ये इसके अंदर प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। यानी कि वो सारे के सारे स्टेप्स जो टेस्ट से पहले होंगे, टेस्ट के ड्यूरिंग होंगे और आफ्टर टेस्टिंग प्रोसेस, वो सारे के सारे प्रोसेस इसमें कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और ये आपको एक क्वालिटी को अचीव करने के लिए इन लैब और हॉस्पिटल क्वालिटी एश्योरेंस जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें 3 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर्स, जो हम आगे जाके देखेंगे भी कि इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बेसिकली, जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि क्वालिटी एश्योरेंस में 3 चीज़ें आती हैं, इसमें सिर्फ हमारा फोकस एक चीज़ पे होता है और दैट इज़ एनालिटिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें आपने सारा का सारा फोकस इस पे करना होता है कि इसमें हम एनालिटिकल प्रोसेस को देखते हैं, यानी कि वो प्रोसेस वो प्रोसेस जो हम करते हैं टेस्ट के रिज़ल्ट को ठीक लाने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करेंगे तो उससे हमारे पास रिपोर्टिंग का एरर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। लाइक इंडस्ट्री में अगर हम किसी प्रोडक्ट की जिस तरह टेस्टिंग करते हैं, इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल में भी जो कंट्रोल्स रन करके हम अपने टेस्ट के रिज़ल्ट्स को बेहतर लाते हैं, ठीक है। और ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है टेस्ट सिस्टम डाटा का। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हम क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए किस तरह हमारे सिस्टम में वेस्ट गार्ड रूल्स और लेवी जेनिंग प्लॉट्स चार्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है हम अपने क्वालिटी कंट्रोल को चेक करते हैं, ठीक है। हम आगे डिटेल में लेवी जेनिंग चार्ट्स को पढ़ेंगे और फिर आपको समझ आएगा कि क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए हम किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। वैसे तो आपको अभी तक डिफरेंस समझ आ चुका होगा कि अगर हम क्वालिटी कंट्रोल को देखें तो इसमें हम सिंपली रिज़ल्ट जो जनरेट होता है, अगर हम क्वालिटी कंट्रोल को देखें तो इसमें हम सिंपली क्या देखते हैं, जो हमारे पास रिज़ल्ट जनरेट हुए हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के रिज़ल्ट होने चाहिए, टेस्ट जो आपने परफॉर्म किया है वो करेक्ट होना चाहिए। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसमें आपका क्या होता है कि आप जहाँ से आपके पास स्पेसिमेन आया वो स्पेसिमेन सबसे पहले राइट होना चाहिए, फिर उसका रिज़ल्ट राइट होना चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशंस ठीक होनी चाहिए, फिर वो एक सही पर्सन को डिलीवर होना चाहिए और उसके जो टाइम है वो विद इन द प्रॉपर टाइम उसको प्रोसेस भी करना है और वो एक प्रॉपर टाइम पे एक पेशेंट के पास पहुंचना भी चाहिए और उसकी कॉस्ट भी प्रॉपर सही हो, को कॉस्टली होना, वो बहुत ज़्यादा महंगा ना हो वो टेस्ट, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी ठीक होनी चाहिए। तो ये सारी डिफरेंसेस आ जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में। अब हम आगे जाते हैं कि
अब हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में को देखने के लिए, उसमें हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देख लेते हैं व्हाट इज़ दिस प्रिसीजन। जब हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रिसीजन, तो प्रिसीजन होती है एबिलिटी टू गेट सेम रिजल्ट टाइम आफ्टर टाइम। यानी कि जब हम बात करेंगे कि हमारे पास सेम रिज़ल्ट आना चाहिए, हम टाइम के एक टाइम के बाद बार बार देख रहे हैं, तो हमारे पास जब सेम रिजल्ट आएंगे तो उनको हम कहेंगे दिस इज़ प्रिसीजन। लेकिन प्रिसीजन का सही होना, ट्रू होना, ये वो ज़रूरी नहीं है। तो डिग्री इन द फ्लक्चुएशन इन मेजरमेंट इज़ इंडिकेटिव ऑफ इम्प्रिसीजन। अगर फ्लक्चुएशन आ रही है, रिजल्ट सेम नहीं आ रहे, तो इट मीन्स के हमारे पास इम्प्रिसीजन है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को देखना है कि सेम रिजल्ट्स आने चाहिए टाइम आफ्टर टाइम, लेकिन उनका ट्रू होना नेसेसरी नहीं। लेकिन व्हाट इज़ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या है कि आपके पास क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। अब ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है कि क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू के करीब आपकी जो मेजरमेंट है वो आनी चाहिए, और ये इंडिकेटिव होता है एक ट्रू रिजल्ट का। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद जो है वो डायग्राम्स के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले वाली अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें ना तो प्रिसीजन है और ना एक्यूरेसी है। लेकिन अगर हम हाई प्रिसीजन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाली जो डायग्राम है, इसमें हमें हाई प्रिसीजन नज़र आ रही है। टाइम आफ्टर टाइम आप देख रहे हैं कि हमें सेम रिजल्ट्स अगर नज़र आएंगे तो हम कहेंगे कि इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है। अब इस वाले में देखेंगे तो आपको सेम, फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो इसमें हमें सेम रिज़ल्ट नहीं मिल रहे टाइम आफ्टर टाइम, लेकिन यहाँ पे हमें सेम रिज़ल्ट काफ़ी मिल रहे हैं, तो इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है। फिगर नंबर 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी, यानी कि क्लोजनेस टू द मीन वैल्यू जो है उससे क्लोजनेस कितनी, क्लोज वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा आ रही हैं, तो ये इसकी इट मीन्स कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। लास्ट फिगर को अगर हम देखें तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ज़्यादा हैं कि वैल्यूज सेम भी आ रही हैं और क्लोज भी आ रही हैं टू द ट्रू वैल्यू, तो इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ज़्यादा हैं। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट देखते हैं कि शिफ्ट और ट्रेंड। अब शिफ्ट और ट्रेंड बेसिकली जो है हमारे पास एरर्स होते हैं, उसमें हमें ये शिफ्ट और ट्रेंड देखने को मिलता है। तो हम इनको पहले समझ लेते हैं ताकि आगे टर्म्स यूज़ होंगी तो हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाए। शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, QC डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जब क्वालिटी कंट्रोल्स हमारे पास, जब कंट्रोल्स 6 to 7 वैल्यूज़ जो हैं वो एक साइड पे मीन की आ जाएंगी तो दिस इज़ कॉल्ड शिफ्ट। और एक साइड पे वो पॉजिटिव साइड पे भी आ सकती हैं, वो नेगेटिव साइड पे भी आ सकती हैं, लेकिन वो मीन की एक साइड पे होनी चाहिए और वो 6 to 7 कंसेक्टिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, तब इसको हम शिफ्ट कहेंगे। अब शिफ्ट की कॉजेज़ क्या हैं? बहुत सारी कॉजेज़ हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कॉजेज़ मेंशन किए हैं कि एक तो आपके पास कैलिब्रेशन या रिकैलिब्रेशन सिस्टम की ठीक नहीं हुई हुई, या फिर रीएजेंट डिस्पेंस सिस्टम ठीक नहीं है, या फिर सैंपल का डिस्पेंस सिस्टम ठीक नहीं है, तो इस वजह से शिफ्ट हमें देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ QC। इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, लेकिन वो 6 to 7 कंसेक्टिव पॉइंट्स होने चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि एक ही साइड पे होगा, इट मे बी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ QC पॉइंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेंड। और ट्रेंड की कॉजेज़ क्या हैं, बेसिकली आपके पास कंट्रोल मटेरियल्स की डिटोरेशन हो गई है, लाइट सोर्स की डिटोरेशन हो सकती है, इस वजह से ट्रेंड देखने को मिलेगा, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस इन द सैंपल। आपने जिस क्यूबिट में सैंपल को डाला वो उसके ऊपर पहले से डर्ट थी, तो इस वजह से भी आपको ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे। फिगर्स हम देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चले। अब आप इस शिफ्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंसेक्टिव वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, ये देखें कंसेक्टिव वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वन आफ्टर द अदर। ठीक है, और ये एक साइड ऑफ मीन के एक साइड पे आ रही हैं, ये मीन अगर हम देख लें
और मीन की एक साइड पे जब यहाँ पे कंसेक्टिव वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर यहाँ पे कंसेक्टिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको हम शिफ्ट कहेंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं ट्रेंड। ट्रेंड में देख रहे हैं कि हमारे पास उसमें हमने बोला था कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन क्यूसी, ठीक है। शुरू में अगर हम देखें तो डिक्रीज़ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। 6 to 7 कंसेक्टिव वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, ट्रेंड। तो ये ट्रेंड की एग्जांपल हो गई। अब हम देखते हैं, हम लोगों ने जो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस देखा था, उसमें हमने कहा था कि एरर्स होते हैं प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। तो ये आ रहे हैं हमारे पास प्री एनालिटिकल एरर्स। प्री एनालिटिकल एरर्स क्या होते हैं? एरर्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ लेबोरेटरी, यानी कि अभी आपने टेस्ट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया और उससे पहले जो आपके पास एरर आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्री एनालिटिकल। एनालिसिस से पहले, अपने प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले जो आपके पास एरर्स हैं उनको हम प्री एनालिटिकल कहेंगे। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री एनालिटिकल एरर्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द एनालिटिकल एरर्स, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो प्री एनालिटिकल एरर्स हैं ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द एनालिटिकल एरर्स। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो एरर्स आते हैं वो इसमें होते हैं कि हम लोगों का पेशेंट जो आया उसका सैंपल सही तरीके से कलेक्ट नहीं हुआ, उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, उसकी लेबलिंग सही तरीके से नहीं की गई, पेशेंट को सही तरीके से गाइड नहीं किया गया कि वो किस तरह अपना वो सैंपल देने के लिए आए। अगर वो सपोज़ BSR का पेशेंट, शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो वो अपनी मेडिकेशंस एक दिन तक ना ले और फिर वो शुगर का सैंपल फास्टिंग का है तो वो फास्टिंग की कंडीशन में आए। पेशेंट को वो सारा कुछ गाइडेंस नहीं थी, उसको नहीं पता था और वो सही तरीके से नहीं आता तो टेस्ट सही, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी। वो पहले से कोई ड्रग्स ले रहा है जिसकी वजह से उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी। फिलबोटमी की टेक्निक ठीक नहीं है, पेशेंट का जो है वो ट्रांसपोर्ट सही तरीके से सैंपल नहीं हुआ, उसको सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया। ये सारी रीजंस नीचे आप देख सकते हैं प्री एनालिटिकल की, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर हम देखते हैं एनालिटिकल एरर्स। एनालिटिकल एरर्स जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका मेन फोकस एनालिटिकल एरर्स पे होता है, ठीक है। तो अब जो एनालिटिकल एरर्स होते हैं वो बेसिकली कौन से एरर्स होते हैं? वो हमारे पास इसमें इक्विपमेंट का एरर आ रहा है कि हमारे पास इक्विपमेंट ठीक नहीं है, वो फंक्शन ठीक नहीं कर रही, सैम्पल मिक्सअप, यहाँ पे सैम्पल मिक्सअप हो गया, उनकी सही लेबलिंग नहीं हुई भी थी, ठीक है। इंटरफेरेंस, अनडिटेक्टेड फेलियर इन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। और प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। तो ये सारी की सारी रीज़न्स हैं जो एनालिटिकल एरर में आ सकती हैं। फिर आगे आपको बताती जाएं कि एनालिटिकल एरर्स की आगे से टाइप्स हैं, ठीक है। अब वो टाइप्स हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसमें रैंडम एरर आता है, फिर आ जाता है हमारे पास सिस्टेमिक एरर, ठीक है। अब रैंडम एरर में क्या है कि इम्प्रिसीजन ऑफ टेस्ट सिस्टम कॉजिंग अ स्कैटर और स्प्रेड ऑफ कंट्रोल वैल्यूज अराउंड द मीन। हम लोगों ने पहले प्रिसीजन पढ़ा था। प्रिसीजन का क्या होता है कि हमारे पास सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए टाइम आफ्टर टाइम। अगर सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही तो इट मीन्स कि ये इम्प्रिसीजन है, ठीक है। अगर इम्प्रिसीजन आ रही है टेस्ट सिस्टम की तो क्या होगा कि कंट्रोल वैल्यूज सारी की सारी स्कैटर हो जाएंगी अराउंड द मीन और इसको हम कहेंगे रैंडम एरर। अब जो रैंडम एरर है उसकी रीज़न क्या हो सकती है, वो किस वजह से आ सकता है? वो बबलिंग की वजह से आ सकता है कि वो रिएजेंट में आइदर बबलिंग हो सकती है, वो रिएजेंट सिरिंजेस में, सैम्पलिंग में, किसी भी टाइम पे अगर आपके पास बबलिंग हो जाती है तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन रैंडम एरर, ठीक है। और इसमें और आ सकता है कि आपके पिपेट्स जो है वो सही तरीके से टिप्स उसके अंदर फिट नहीं आप लोगों ने की, तब आ सकता है। पावर सप्लाई ठीक नहीं था, रूम टेम्परेचर जो है वो ठीक नहीं था, इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक नहीं थी, पिपेटिंग एरर था। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो एनालिटिकल एरर्स में आ सकती हैं।
तो मेनली आप 3 इसमें याद रख सकते हैं। बबलिंग की वजह से रैंडम एरर आ सकता है, पिपटिंग ठीक नहीं है उस वजह से रैंडम एरर आ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई की वजह से भी आ सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एरर कौन सा होता है एनालिटिकल एरर्स में, सिस्टेमिक एरर। सिस्टेमिक एरर क्या होता है? बेसिकली इट इज़ चेंज इन द टेस्ट सिस्टम, ठीक है। टेस्ट जिस सिस्टम में हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सही नहीं आया, मे रिजल्ट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। तो बेसिकली जो हमने एक्यूरेसी पढ़ी थी कि ट्रू रिजल्ट्स जो आते हैं वो नहीं यहाँ पे आएंगे, मीन से ओरिजिनल वैल्यू की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। और सिस्टेमिक एरर जो है वो प्रिडिक्टेबल होता है, और हम लोग एज पहले पढ़ चुके हैं, इसमें क्या हमें नज़र आएंगे, इट कॉजेज शिफ्ट्स और ट्रेंड्स, ठीक है। ये कंट्रोल चार्ट पे हमें शिफ्ट्स और ट्रेंड्स की फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि सिस्टेमिक एरर में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? इसकी कॉजेज़ में अगर हम देखें तो ये है कि हमारे पास रिएजेंट आपने चेंज किया है, कैलिब्रेटर लॉट नंबर चेंज किया है, रॉन्ग कैलिब्रेटर वैल्यूज़ यूज़ की हैं, ड्यूरेशन होगी है रिएजेंट की या कैलिब्रेटर्स की, वेरिएशन इन सैंपल और रिएजेंट वॉल्यूम्स, ठीक है, पिपेट मिसअलाइनमेंट है, लाइट फोटोमेट्रिक लाइट सोर्स है, ठीक है, और वेरिएशन इन प्रोसीजर बिटवीन टेक्नोलॉजिस्ट, आपके कोई टेक्नोलॉजिस्ट चेंज हुआ है और उसको सही तरीके से प्रोसीजर नहीं पता था, जाहिर बात है उसकी वेरिएशन की वजह से भी हो सकता है। स्टोरेज सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट स्टोरेज ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्यूसी क्या हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो एनालिटिकल एरर्स हैं वो किस तरह के आ सकते हैं, और अब हम क्वालिटी कंट्रोल के आगे से टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है इंटरनल क्यूसी। इंटरनल क्यूसी क्या होता है कि कंट्रोल मटेरियल विच हैज़ नोन वैल्यू, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कंट्रोल क्या, पॉजिटिव कंट्रोल होता है, नेगेटिव कंट्रोल होता है। कंट्रोल चीज़ वो होती है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है, और इट इज़ यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स, ठीक है। और जो कंट्रोल हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर हम लोग वही जो पेशेंट का सैंपल होता है उसी तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंट्रोल के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या होता है कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एज बीइंग एनालाइज्ड इन द पेशेंट सैंपल, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो हमें नोन होती है, ठीक है। अब जो इंटरनल क्यूसीज हम किसी भी, सपोज हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी की एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हमारे पास जो बैकमैन कूल्टर होता है और भी हमारे पास डिफरेंट मशीन्स यूज़ हो रही हैं, उसके अंदर जो हम लोग कंट्रोल्स रन करते हैं वो उस लैब की हम देखते हैं कि उस मशीन के हम देखते हैं कि उसके मैन्युफैक्चरर ने कौन से कंट्रोल्स रन करने को कहा है, हम वही कंट्रोल उस पर लगाएंगे। अगर उसके अलावा कोई कंट्रोल्स लगाएंगे तो वो सही नहीं होगा, तो हम वो वाले कंट्रोल्स उस पर रन करेंगे, ठीक है। और एक दिन में कम से कम 2 कंट्रोल्स जो हैं वो लाजमी लगाने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, जो हम लैब के अंदर से जो हर मशीन के कंट्रोल्स रन कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में। नेक्स्ट हमारे पास होता है, हाँ जी, और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जब हम कंट्रोल्स रन करने लगते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कंट्रोल्स जब हम रन करने लगे हैं तो उससे पहले हमें पता हो कि मशीन की अगर हमने कैलिब्रेशन करनी है तो वो कैलिब्रेशन या रीकैलिब्रेशन हुई भी हो। उसके अलावा चेंज इन रिएजेंट लोड, अगर आपने रिएजेंट्स को चेंज करना है, सपोज TSH के रिएजेंट्स को चेंज करना है या और किसी रिएजेंट्स को चेंज करना है तो वो भी आप कर चुके हों। और उसके अलावा अगर आपने इंस्ट्रूमेंट कोई रिपेयर करना है तो वो भी कंट्रोल रन करने से पहले पहले आप कर चुके हो। कोई सिस्टम में चेंज करना है तो वो भी आप पहले कर चुके हो। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल या प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग क्या होती है कि आप
आपके जो लैब है उसमें एक तो वो कंट्रोल्स थे जो आप इंटरनल कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में शामिल हैं, जो आप कंट्रोल्स रोज़ाना रन करते हैं, और दूसरे वो कंट्रोल्स हैं जो आपको डिफरेंट किस्म की मल्टीपल बॉडीज़ आप देख रहे हैं, निकाब, कैप, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। निकाब जिस तरह नेशनल एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, ये बेसिकली होली फैमिली लैब में भी आप आएँ तो ये उसमें भी इसी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफरेंट अपने सैम्पल्स वगैरह देंगी, ठीक है, कंट्रोल्स देंगी, ठीक है, और वो रन करेंगे और उनके रिजल्ट्स वो देखेंगे, और डिफरेंट लैब्स के वो ये सारी क्वालिटी को चेक करने के लिए करेंगे, और उसकी वैल्यूज़ फिर चेक करेंगे कि आइदर वो ठीक है या नहीं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल बॉडीज़ विल प्रोवाइड पीटी सैम्पल्स, ठीक है, तो वो पीटी के सैम्पल्स प्रोवाइड करेंगी, डिफरेंट सैम्पल्स प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, और ताकि जो है वो आप उसके कंट्रोल रन्स करें और चेक करें, फिर प्रोफिशेंसी टेस्टिंग हो सके कि आइदर जो आपने मशीन है वो सही रन कर रही है या नहीं, जो प्रोसीजर्स हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल तौर पे होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लेबॉर्ट्री टेस्टिंग परफॉर्मेंस बाय मीन ऑफ इंटर लेबॉर्ट्री कंपैरिजन, डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ का कंपैरिजन होता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल तौर पे ये इंटरनल नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल देख लिया, उसके अंदर हम लोगों को किस तरह का कंट्रोल के लिए जो हम कंट्रोल हम डेली बेसिस पे लैब में रन कर रहे हैं उसके लिए हमें किस तरह का मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि ह्यूमन मटेरियल होना चाहिए या एनिमल। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेशेंट का सैंपल की जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसी तरह का कंट्रोल होता है। यानी कि अगर हम लोग जिस तरह हम तो सारे जो हमारी लैब्स हैं उसमें ह्यूमन सैंपल आ रहे हैं, तो हमारे पास जो कंट्रोल होना चाहिए वो भी प्रेफरेबली क्या होना चाहिए, ह्यूमंस का ही, ह्यूमंस क्यूसी होना मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। एनिमल्स का हम प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास नहीं होगा तो फिर बोवाइन, ओवाइन, कैप्राइन, ये सारे डिफरेंट एनिमल्स के होते हैं, ये वेटनरी लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ह्यूमंस के लिए बेसिकली हम लोग ह्यूमन क्यूसी को ही प्रेफर करेंगे। फिर लिक्विड और लायोफिलाइज्ड, अब लिक्विड होना चाहिए या लायोफिलाइज्ड होना चाहिए, किस तरह का सैंपल होना चाहिए। लिक्विड इज़ बेटर एज देयर कैन बी एरर इन द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ लायोफिलाइज्ड मटीरियल। अब जो लिक्विड मटेरियल है आप उसको जितनी दफ़ा यूज़ करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एक जो सैंपल एक मटेरियल है लायोफिलाइज्ड, लायोफिलाइज्ड को पहले समझ लें कि क्या होता है। बेसिकली एक मटेरियल को जब हम लोग क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको फ्रीज़ किया जाता है और देन ड्राई किया जाता है, तो वो लायोफिलाइज्ड होता है। डिफरेंट आप देख सकते हैं हमारे पाउडर फॉर्म में हमारे पास जो सैम्पल्स होते हैं वो, लेकिन वो बेटर नहीं होता कंट्रोल के तौर पर। लिक्विड जो है वो बेटर होता है कंट्रोल के तौर पर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिक्विड को यूज़ करते हैं एज अ कंट्रोल, ठीक है। तो ये एक बेटर होता है, ठीक है। लायोफिलाइज सैंपल आइदर वो स्टोरेज उसकी अच्छी होती है लेकिन उसकी रिकन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, तो इसलिए हम लोग लिक्विड को प्रेफर करते हैं। असेड होना चाहिए और अनअसेड, यानी कि आप जो कंट्रोल रन कर रहे हैं बेटर होता है कि आपको उसकी वैल्यू पहले से पता हो, ठीक है। उसके जो टारगेट वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी सेट हों। अगर सेट नहीं की हुई तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि टारगेट वैल्यूज़ जो हों वो पहले से सेट हों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास कंट्रोल के लिए किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, तो आपको सिर्फ 3 बातें पता होनी चाहिए, तो दीज आर इनफ, ठीक है। क्या कि जो आपके पास मटेरियल है वो ह्यूमन हो, लिक्विड हो और एसिड हो। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो वेरी मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि जी एनिमल होना चाहिए, लायोफिलाइज्ड होना चाहिए, अनएसिड, तो वो फिर बेटर नहीं है, ठीक है। वो हम यूज़ अगर हमारे पास नहीं है ऑब्वियसली तो फिर हम लोग इनकी तरफ जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने प्रेफर कौन से करना है, ह्यूमन, लिक्विड और एसिड को, ठीक है।
अब हम लोग अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक इस चैप्टर में, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट वाले चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है, दैट इज़ वेस्टगार्ड मल्टी रूल और लेवी जेनिंग चार्ट। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिकली वेल नोन वेस्टगार्ड मल्टी रूल क्यूसी प्रोसीजर, इसमें 5 डिफरेंट कंट्रोल्स यूज़ होते हैं टू जज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन एनालिटिकल रन। ठीक है, हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल में हम लोगों ने कहा था कि हम डिफरेंट कंट्रोल्स को रन करते हैं और उनको चेक करते हैं लेवी जेनिंग चार्ट पे। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन आपको अच्छे तरीके से करूँगी तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि क्वालिटी कंट्रोल में लेवी जेनिंग चार्ट का, वेस्टगार्ड रूल्स का क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1-2S रूल। इसके 5 रूल्स हैं। सबसे पहले हम 1-2S रूल को देखेंगे। 1-2S रूल का क्या मतलब है, यानी कि एक वैल्यू है, 1 मीन्स एक वैल्यू है, और 2S का मतलब क्या है, S का यहाँ पे मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो 1 वैल्यू है जो 2S को एक्सीड कर रही है। ठीक है, वो प्लस में भी हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, आपको समझाती हूँ कि दिस इज़ +2S एंड दिस इज़ -2S। ठीक है, अब अगर हमारे पास 1-2S का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक वैल्यू है जो 2S को एक्सीड कर रही है, एक वैल्यू है जो 2S को एक्सीड कर रही है। अब वो प्लस में भी हो सकती है और वो माइनस में भी हो सकती है। अब वो वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो और ये वाला जो रूल है दैट इज़ द अलार्मिंग वन। ये इसमें हम रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे पास अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हमारे पास कोई रिएजेंट सैंपल्स वगैरह हम ठीक करके दोबारा से अपनी जो मशीन है, जो अपना प्रोसीजर है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द वार्निंग रूल। ठीक है, और ये एक ही रूल है, जो वार्निंग रूल है, इसके बाद भी हम सैंपल को रन कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे रूल्स रिजेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये 1-2S रूल है, मीन से एक वैल्यू है जो 2S को क्रॉस करेगी, चाहे वो +2S है चाहे वो -2S है। ओके, अब नेक्स्ट रूल है 1-3S, यानी कि 1-3S का क्या मतलब है कि एक वैल्यू है जो 3S को एक्सीड करेगी। वो +3S भी हो सकता है और -3S भी हो सकता है। अब इस ग्राफ में एक वैल्यू है जो -3, आप नीचे देख सकते हैं, -3S को एक्सीड कर रही है, तो ये 1-3S रूल की वायलेशन कर रही है। ये 1-3S इसको ऊपर से भी एक्सीड करेगी तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये 1-3S रूल की वायलेशन है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये एक रैंडम एरर होता है। ठीक है, और क्या है, ये भी रिजेक्टेड रूल है। ठीक है, ये आ जाएगा तो उसके बाद हम अपना सैंपल रन नहीं कर सकेंगे, ये भी रिजेक्शन है, रूल ऑफ रिजेक्शन। ओके, 2 रूल्स हो चुके हैं हमारे पास। अब हमारे पास थर्ड रूल है 2-2S रूल। अब इस रूल में आपने देखना है कि जब हमारे पास 2 कंसेक्टिव कंट्रोल मेजरमेंट्स जो है वो मीन को, ये देखें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं जो कंसेक्टिव आ रही हैं और वो मीन को क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे कि 2-2S रूल। और ये भी बेसिकली रूल ऑफ रिजेक्शन है। और ये इसमें कौन सा एरर आता है हमारे पास, बेसिकली सिस्टेमिक एरर की वजह से ये आता है। ठीक है, ये सिस्टेमिक एरर की वजह से आता है। ओके, R4S, ये भी बेसिकली रिजेक्टेड रूल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास 2 वैल्यूज़, ठीक है, एक्सीड कर रही हैं +2S को, और एक वैल्यू है जो +2X को एक्सीड कर रही है, 1 कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो एक्सीड कर रही है +2S को, और एक जो है वो -2S को। लेकिन ये एक ही दफ़ा में होना चाहिए, एक ही रन में होना चाहिए। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 5 पे देख सकते हैं कि 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू +2S को एक्सीड कर रही है और दूसरी -2X को एक्सीड कर रही है, बट एक ही रन में एक्सीड करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये R4S है। ठीक है,
और ये जो है ये बेसिकली रैंडम एरर होता है, ये रैंडम एरर की वजह से होता है। अब हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4(1)(s) रिजेक्ट्स व्हेन 4 कंसेक्टिव कंट्रोल मेजरमेंट्स, जब 4 इकट्ठी कंट्रोल मेजरमेंट्स जो है वो मीन को क्रॉस करेंगी। अब वो प्लस साइड पे भी हो सकती हैं और वो माइनस साइड पे भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने मीन को एक्सीड करना है। अब यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 7, 8, 9 और 10 पे देख सकते हैं कि 4 इकट्ठी वैल्यूज जो हैं वो मीन को एक्सीड कर रही हैं। ये इस साइड पे भी हो सकती हैं और इस साइड पे भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो है ये भी बेसिकली सिस्टेमिक एरर है। ओके, अब हमारे पास लास्ट रूल रह गया, दैट इज 10x रूल। अब ये जो 10x रूल है ये क्या है कि हमारे पास 10 कंसेक्टिव कंट्रोल मेजरमेंट्स हैं जो फॉल ऑन द वन साइड ऑफ मीन। एक साइड ऑफ मीन के 10 इकट्ठी वैल्यूज आनी चाहिए, वो पॉजिटिव साइड पे भी आ सकती हैं या नेगेटिव पे भी आ सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पे 10 इकट्ठी वैल्यूज जो हैं वो मीन को क्रॉस कर रही हैं। अगर हमारे पास ये नेगेटिव साइड पे भी 10 इकट्ठी वैल्यूज आएँ जो कि मीन को क्रॉस करें, तो हमारे पास ये क्या होगा, 10x रूल होगा। और ये भी रूल ऑफ रिजेक्शन है, और ये क्या है, ये भी हमारे पास सिस्टेमिक एरर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 रूल्स हो गए जो हम अपने हमारे पास जो भी मशीन होती है उसके साथ हमारे पास डिवाइस कंप्यूटर अटैच होता है, हम उस पर ये सारे चार्ट्स को देखते हैं, अपने कंट्रोल्स को देखते हैं। अगर उनमें इनमें से कुछ भी नज़र आएगा तो हम अपने सैंपल को रन नहीं करेंगे, पहले अपने रिएजेंट सैंपल्स जो भी हैं उनको ठीक करेंगे। रिएजेंट्स ठीक नहीं हैं उनको ठीक करेंगे, सैंपल्स में कोई प्रॉब्लम है वो सारा ठीक करके, करेक्शन करके, कैलिब्रेशन करके देन हम अपनी मशीन को रन करेंगे और अपने कंट्रोल क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन ईजीली आस्क। और थैंक यू।